इकरार, मुझे ये बताइए कि आजकल आपको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लोग आपको टाउट कह के मुखातिब करते हैं। आप जब निकलते हैं सड़कों के ऊपर, लोग आपके ऊपर फ़िक्रे कसते हैं। वो कहते हैं आपको किसी ने सियासत में धकेला है, आप टाउट हैं। क्या आप वाक़ई टाउट हैं? मोहम्मद अली खान साहब, मुझे पता है कि जिस जमात की तरफ से मुझ पे दुश्मन तराजी होती है, मैं जानता हूं वो जमात तो अपने लीडरान को नहीं छोड़ती। वो तो अपने पार्टी के किसी एक ओहदेदार, आप नाम बता दीजिए, एक नाम मुझे बता दीजिए कि जिनको उन्होंने छोड़ा हो। उन्होंने तो खान साहब की बहन को नहीं छोड़ा, उन पे भी दुश्मन तराजी की। और मैं तो तनकीद करता रहूंगा, मेरा काम है तनकीद करना। मैं इससे पहले पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर चुका हूं, मैं पीटीआई पे तनकीद कर चुका हूं, मैं नून लीग पे तनकीद कर चुका हूं, यहां तक कि मैं 3 दफा बेवॉश पे भी तनकीद कर चुका हूं कि यार इस बार आपका पोस्टर में पोज ठीक नहीं आया। सो लिहाजा एक सहाफी की हैसियत से मैं अगर इस तरह की तनकीद करता हूं तो इस पर मैं हक बजानिब हूं। और मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता तनकीद करने का। खा वो कोई बौना हो, कोई ठिगना हो, या आप भी हो, ये मेरा राइट है और मैं तनकीद करता रहूंगा। ज़बरदस्त। सो ये साबित हुआ कि आप टाउट नहीं हैं। जो किसी को टाउट कहता है वो खुद होता है, हरगिज नहीं। ठीक है, तो साबित हुआ आप टाउट नहीं हैं, आपने ये कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे? मोहम्मद अली खान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया हुआ है। मैं जैसे वज़ीर आज़म बनता हूं, यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जब मैं बराजमान होऊंगा, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो हाफिजाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठे गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम का मेहमान मेरा एक देरीना दोस्त है, तकरीबन 25 साल की रफ़ाकत। वो शख्स कि जिसने जब टेलीविज़न की इंडस्ट्री में कदम रखा तो इतनी मोहब्बतें समेटी कि जिनका शुमार मुमकिन नहीं था। फिर वो शख्स बोलने लगा सियासतदानों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्हें बज़ाहिर मोहब्बत की जाती है, जिन्हें लोग प्यार करते थे। लोगों ने इस बात को बहुत बुरा समझा, उसके ऊपर तनकीद की। फिर यूं हुआ कि उस शख्स ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया और उसके खिलाफ नफरतें मजीद बढ़ गईं। ये सिलसिला कब रुकेगा, कहां तक जाएगा, इस बारे में पूछेंगे इकरारुल हसन से, जो मेरे आज के मेहमान हैं। इकरार, कैसे हैं आप? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। जनाब अली वक़ार, मेरी तकरीर का उन्वान है, मैं भी वज़ीर आज़म बनूंगा। क्या आप वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क का हर नौजवान वज़ीर आज़म बनने की लाइन में लगे। और मैं मौजूदा वज़ीर आज़म से इल्तिमास करूंगा, दरख्वास्त करूंगा मौजूदा वज़ीर आज़म कि प्लीज़ खुदारा आप मुझे वज़ीर आज़म बनाइए। मुल्क को एक नए खून की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो उनसे इल्तिमास और दरख्वास्त करूंगा कि जिन्होंने हमारे वजीर आजम को वजीर आजम बनाया है। कैसी बातें कर रहे हैं इकरारुल हसन आप? मैंने अभी आपकी इतनी तारीफ की और आपने आते ही एक गैर जमहूरी जुमला बोल दिया। मैं अवाम की बात कर रहा हूं मोहम्मद अली खान, क्योंकि अवाम ही है जिन्होंने मौजूदा वजीर आजम को वजीर आजम बनाया है। तो वही अवाम क्या मुझे वजीर आजम या आप जैसे आम नौजवान को वजीर आजम नहीं बना सकती? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? अवाम से ही वोट मांगना चाहिए। आप भी ये कीजिए। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह मेरे हाथों इस पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। और मोहम्मद अली खान साहब, आप उस वक्त का इंतजार कीजिए कि जब मैं वजीर आजम की कुर्सी पे बराजमान होऊंगा, क्योंकि मैंने इस मुल्क के आम आवाम से एक आम नौजवान से हेल्प मांगी है। आप उस दिन का इंतजार कीजिए कि जब मैं वजीर आजम की कुर्सी पे बराजमान होऊंगा, क्योंकि मैंने किसी जागीरदार से, किसी वडेरे से, किसी जमींदार से हेल्प नहीं मांगी। ये मुल्क का आम नौजवान मुझे वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाएगा, क्योंकि मुझे कुशादा जहन चाहिए, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर, मुझे खतरा है कि मेरी पार्टी का सी सेक्शन ना कर दे, मेरी पार्टी खराब ना कर दे, तबाह ना कर दे। मुझे कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी पार्टी का स्ट्रक्चर टेढ़ा आड़ा तिरछा ना बना दे। मुझे कुशादा जहन चाहिए, मुझे आम लोग चाहिए, मुझे वो सादा लोग चाहिए, वो क्रिएटिव लोग चाहिए, जैसे रक्शे वाला, जैसे बाजार में जेब काटने वाला, बसों में चूरन बेचने वाला,
मुझे फेरी वाला चाहिए, मुझे वो आम लोग चाहिए। बल्कि मैं तो अली मोहम्मद खान साहब आपसे भी इल्तिमास करूंगा कि आप भी मेरा साथ दें। हम मिलके बैठते हैं, हम 40-50 लोगों का बोर्ड बना लेते हैं। बोर्ड में हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि पहले वजीर आजम कौन बनेगा। हम पार्टी का गो के पार्टी में बना चुका हूं, लेकिन पार्टी का नाम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, ये भी हम मिलके डिसाइड कर लेंगे। इंशाल्लाह आप देखिएगा मोहम्मद अली खान की जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो इस मुल्क की तरक्की कितनी तेजी से होती है। और इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया कि ना मैं चांदी दी ना सोने दी, मैं पित्तल परी परात, मैनू तरती कली करा दे, मैं नच्चा सारी रात। इकरार, मुझे सिर्फ ये बताएं, इस मौके पे ये शेर कैसे बनता है? यार आपको शेर ही तो सुनाया है, इतना प्यारा शेर है और इतना पुराना शेर है। हर डिबेटर अपने डिबेट में ये शेर लाजमी पढ़ता है, इसके बगैर उसकी डिबेट मुकम्मल नहीं होती। और मैंने भी जब तालिब इल्मी के ज़माने में अपनी डिबेट का आगाज़ किया था तो वो यही शेर था जो मैंने पढ़ा था। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, दिलबर से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, मुझे सवाल पूछने दीजिए। कम से कम ये तो सोच लें कि जो शेर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो बरमहल भी है, बरमौका भी है कि नहीं? ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। यार दस्तूर फिर ये है कि मैं आपसे सीधे सीधे ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब मैं सवाल पूछूं? आप हक बजाने में आप पूछिए। इकरार, अब मैं शो को बाकायदा आगे बढ़ाने लगा हूं। या शोर आप शुरू कीजिए। आप एक सेकंड के लिए चुप करेंगे? मैं अगर चुप हो गया तो समझें कि इस पाकिस्तान के 70% नौजवान खामोश हो गए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क का 70% नौजवान खामोश रहे। खामोशी रहम है, पहम है, जहम है, ये तेरा वहम है। यार प्रोड्यूसर साहब, मैं ना अब शो छोड़ के चला जाऊंगा। इस बंदे का माइक बंद करें, मैं सवाल पूछूंगा, उसके बाद खोलिएगा, और जैसे ही मैं सवाल पूछना शुरू करूं आप बंद कर दीजिएगा। हैं कवापिक कुछ नजर आते हैं, कुछ साफ छुपते भी नहीं, सामने नजर आते भी नहीं। ज्यादा बोलने का ना यही नुकसान होता है कि बंदा फिर शेर भी गलत पढ़ना शुरू कर देता है। 2 शेर मिला दिए अंदर। मुझे ये बताइए, कोई आज बात नहीं, फ्लो में निकल जाता है। आपको पता है मैं चर्ब जबान हूं, मैं चुप नहीं बैठ सकता, और अपने नौजवानों के लिए मैं ये आवाज उठाता रहूंगा। और बदकिस्मती यही रही हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में हर आवाज को दबाया गया, और दबाई जाने वाली चीजों में आवाज हमारे मुल्क में दूसरे नंबर पे है। इकरार, बदतमीजी नहीं, पहले नंबर पे क्या है? माँ के पैर और गरीब का गला जो दबाया जाता है। यार मुझे ये बताएं कि आजकल क्या कर रहे हैं आप? जो लोग आपको देखते हैं, मुझे तो पता है, आप बाकी देखने वालों को बताएं कि आजकल आप किस जगह पे काम कर रहे हैं। मैं आज भी अरे पे होता हूं और रोज सरे शाम करता हूं। अरे क्या है यार, ARY होता है। जब से मेरे चैनल ने खान साहब के खिलाफ खबरें चलाना शुरू की, लोग सुन के ही कहते हैं कि अरे। अच्छा, ये बात है, ठीक है। इकरार, मुझे ये बताइए कि आजकल आपको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। लोग आपको टाउट कह के मुखातिब करते हैं। आप जब निकलते हैं सड़कों के ऊपर, लोग आपके ऊपर फिक्रे कसते हैं। वो कहते हैं आपको किसी ने सियासत में धकेला है, आप टाउट हैं। क्या आप वाकई टाउट हैं? मोहम्मद अली खान साहब, मुझे पता है कि जिस जमात की तरफ से मुझ पे दुश्मन तराजी होती है, मैं जानता हूं वो जमात तो अपने लीडरान को नहीं छोड़ती। वो तो अपने पार्टी के किसी एक ओहदेदार, आप नाम बता दीजिए, एक नाम मुझे बता दीजिए कि जिनको उन्होंने छोड़ा हो। उन्होंने तो खान साहब की बहन को नहीं छोड़ा, उन पे भी दुश्मन तराजी की। और मैं तो तनकीद करता रहूंगा, मेरा काम है तनकीद करना। मैं इससे पहले पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर चुका हूं, मैं PTI पे तनकीद कर चुका हूं, मैं नून लीग पे तनकीद कर चुका हूं, यहां तक कि मैं 3 दफा बेवॉश पे भी तनकीद कर चुका हूं कि यार इस बार आपका पोस्टर में पोज ठीक नहीं आया। सो लिहाजा एक सहाफी की हैसियत से मैं अगर इस तरह की तनकीद करता हूं तो इस पे मैं हक बजानिब हूं। और मोहम्मद अली खान साहब, मैं आपको एक और बात बता दूं कि मुझसे ये हक कोई नहीं छीन सकता तनकीद करने का। खा वो कोई बौना हो, कोई ठिगना हो, या आप भी हो, ये मेरा राइट है और मैं तनकीद करता रहूंगा। जबरदस्त। सो ये साबित हुआ कि आप टाउट नहीं हैं। जो किसी को टाउट कहता है वो खुद होता है, हरगिज नहीं। ठीक है, तो साबित हुआ आप टाउट नहीं हैं, आपने ये कह दिया। वजीर आजम बनने के बाद पहला काम क्या करेंगे? मोहम्मद अली खान साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया हुआ है। मैं जैसे वजीर आजम बनता हूं, यानी वजीर आजम की कुर्सी पे जब मैं बराजमान होऊंगा, सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो हाफिजाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर कर दूंगा। लगता है मैं कुछ गलत कह गया हूं।
इकरार, मैं आपसे हरगिज़ नहीं पूछूंगा कि आप हाफिज़ाबाद को दारुल खिलाफा क्यों बनाना चाहते हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आप नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं जानता हूं आप कमज़ोर हैं, आप ये सवाल कर ही नहीं सकते, ना पूछ सकते हैं, ना ही आप हक बजानिब हैं। मैं हाफिज़ाबाद को कैपिटल क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं इन बड़े शहरों की सियासत से थक चुका हूं। इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, लाहौर ले लें, हाफिज़ाबाद एक गरीब इलाका है, एक छोटा इलाका है। तो इस इलाके को अगर कैपिटल बना दिया जाए, एक नई चीज़ होगी। और इस इलाके की सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है वो मेरे लिए ये है कि इसमें हाफिज़ आता है। इकरार, आपने वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखा ही क्यों? ये फैसला क्यों किया कि आपको एक पार्टी बनानी है और वज़ीर आज़म बनना है? अली मोहम्मद खान साहब, मैं हैरान हूँ इस सवाल पे जो आपने किया, और मुझे ये सवाल सुन के बहुत अफसोस हुआ आपकी शख्सियत पे भी। गो कि आपकी शख्सियत ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये का सवाल करके मुझे हैरान कर दिया। मुझे आपसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। 18 साल से जो मैं मुआशरे की बुराइयों से पर्दा उठाता रहा, मैं 18 साल से शहर शहर, करिया करिया, नगर नगर अपनी जूतियां घसीटता रहा। मैं करप्शन की जगह पे छापे मारता रहा, मैं बदउनवानी से पर्दा उठाता रहा, मैं ऐसे चेहरे बेनकाब करता रहा जो हमारे मुआशरे का नासूर हैं। और आखिरकार मैंने सोचा कि इकरार, इस मुआशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने तय कर लिया कि इकरार, इससे पहले कि वक्त और गुजरता जाए, हाथ से रेत निकलती जाए, वक्त ज़ाया हो जाए, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठें और कुर्सी पे बैठ के आप मुल्क के नौजवान और लोगों को बताओ कि सुनो लोगों, सुनो सुनो लोगों, ऐ मुल्क ठीक नहीं हो सकता। मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ उसके लिए? ये जो आपने इसका फ़िनाले किया है, उसके अंदर आपने कह दिया कि ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, तो आपको वज़ीर आज़म बनाने का मकसद क्या है हमारा? जॉब चेंज, एवी सरकारी नौकरी, प्रीमियरशिप। सब कर रहे हैं सरकारी नौकरी, तो मैं क्यों ना करूं? मैं भी चाहता हूं कि जब मैं अपने दफ्तर से निकलूं तो मुझे प्रोटोकॉल मिले, मेरे पीछे भी वीगो टीगो शीगो टीगो मीगो टीगो पीगो का एक जम्मे गफीर हो, एक कॉन्वॉय हो। मैं भी इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं जिस सड़क से गुजरूं तो मेरे लिए लोग रुक जाएं और मुझसे ऑटोग्राफ लें। अच्छा, समझ गया। मुझे ये बताइए कि अब आपने सियासी पार्टी बनाने का फ़ैसला कर ही लिया है, तो आपकी सियासी पार्टी का निशान क्या होगा? मेरी सियासी जमात का निशान होगा हिडन कैमरा। हिडन कैमरा। इकरार, ये कैसा सियासी निशान है? बैलेट पेपर के ऊपर आप कैसे शो करेंगे कि ये हिडन कैमरा है, इसके ऊपर मोहर लगाइए? मोहम्मद अली खान, आप बहुत सादा हैं क्योंकि आप इकरारुल हसन नहीं हैं। मेरा जो खुफिया निशान होगा वो बैलेट पेपर पर होगा, वो नज़र नहीं आएगा। आप इस बात को समझें कि मैं कितनी जिद्दत और इससे धांधली पकड़ी जाएगी, आप इस चीज़ को सोचिए। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन जो धांधली होती है, आप ठप्पा अगर शेर पे लगाते हैं तो शेर पे ही लगता है। आप चाहे शेर पे लगाएं, बल्ले पे लगाएं, या फिर तीर पे लगाएं, या बशीर पे लगाएं, आपका वोट मुझे ही पड़ेगा। ओ भाई, ये कैसे मुमकिन है? वो चाहे तो सब मुमकिन है। इकरार, पार्टी आपने बना ली, समझ आ गई। निशान आपने चुन लिया। पार्टी फंडिंग कहाँ से आएगी? इसके लिए भी मेरे पास एक जामे प्लान है कि माजी में जिन जिन पे मैंने छापे मारे थे उन सब के नंबर और नाम आज भी मेरे पास हैं। ब्लैकमेलिंग करेंगे आप? पैसे लेंगे उन लोगों से? मेल का तो अब दौर ही नहीं, मैं तो उनको फोन करूंगा कि यार सॉरी, मैंने आप पे छापा मारा था, अब वो काम मैं छोड़ चुका हूं, इस पार्टी में, इस जमात में इसको परवान चढ़ाने के लिए मेरा साथ दें। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि वो लोग क्यूट और आजाद ख्याल होंगे, वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे। फंड रेजिंग इतना बड़ा मसला नहीं है। क्यूट और आजाद ख्याल, ये क्या कह रहे हैं आप? अब देखिए, मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि लेट सपोज एक डॉक्टर है, वो बगैर डिग्री, बगैर हॉस्पिटल, बगैर लाइसेंस वो गुर्दे या दिमाग का या जो भी ऑपरेशन कर रहा है और गंदी जगह पे कर रहा है, लेकिन आप इस बात से हिसाब लगाइए कि वो आजाद ख्याल और क्यूट है तो वो ये कर रहा है। क्या फरते जज्बात में मैं कुछ ज्यादा कह गया? इकरार, आपने छापों का जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि आपने अपने प्रोग्राम सर शाम में जिन जगहों पे छापे मारे, उनमें कोई ऐसे वाकयात हुए हों जो आपके जहन में नक्श हो गए हों? यार, मुझे एक वाकया याद आ गया। मुझे याद पड़ता है, मैं एक दफ़ा एक कहवा खाने गया और मैंने उनसे कहा कि 2 चाय दे दो। वो कहते हैं हमारे यहाँ चाय नहीं मिलती, ये कहवा खाना है, कहवा खाना नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास क्या मिलता है, जो आपके पास मिलता है वो ले आइए। फिर पूरे 10 मिनट बाद वो मेरे पास 2 बर्गर लेके आए। आपको पता चल गया उसके बाद कि कहबा खाना क्या होता है?
मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी क्योंकि मैं नया था। उसके बाद मैंने कहवा खाने पे प्रॉपर छापा मारा, लेकिन वहां का माहौल देख के मैं दंग रह गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि मेरी टीम और मैंने जो मिलके छापा मारा था, जो जो मनाजिर हमने देखे थे वो देखने के काबिल नहीं थे। बहुत अफसोस हुआ था। ऐसा क्या हुआ उस कहवा खाने में? मोहम्मद अली खान, यकीन जानिए कि मैं बता नहीं सकता कि क्या सिचुएशन थी, किस तरह हमने वो मनाजिर देखे। बहुत भयानक मनाजिर थे। मैं देख कर दंग रह गया क्योंकि उस कहवा खाने को 2 मर्द चला रहे थे और एक औरत चला रही थी, और उन तीनों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे। इकरार, एक सेकंड। आपको उस कहवा खाने से मसला ये था कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए थे? मेरा मानना है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है। इकरार, आपको छापा स्पेशलिस्ट समझा जाता है। आपने ये काम शुरू किया इस मुल्क के अंदर। जी बताएं, और कहाँ कहाँ छापे मारे आपने? मुझे याद पड़ता है मैंने एक जगह छापा मारा था, गुटखे की एक फैक्ट्री थी, वहां पे मैंने छापा मारा। लेकिन वहां का माहौल देख के वहां भी मैं दंग रह गया था क्योंकि इतनी गलाजत थी, इतने गंदे तरीके से गुटखा बनाया जा रहा था उस फैक्ट्री में, और मैं ये देख के हैरान हो गया। तो उस फैक्ट्री में जितने भी मुलाजमीन थे उनके हाथों पे गुटखा लग के जाया हो रहा था। मतलब गुटखा बनाना जुर्म नहीं है, गुटखा जाया करना जुर्म है। मोहम्मद अली खान साहब, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं कि गुटखा कितना खतरनाक है। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आपके मुंह का, मसूड़ों का, जबड़ों का जो हाल करता है वो आपके हाथों का क्या हाल करेगा। आपके हाथों की तो वो एमसी कर देता होगा। मतलब आपके छापे का जो मकसद था वो ये नहीं था कि उन लोगों को जिनके मसूड़े गल रहे हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं गुटखा, उनको उससे बचाया जाए, बल्कि आप ये चाहते थे कि सिर्फ जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो हाथों पे दस्ताने पहन लें। ये तो गुटखे की मैंने आपको बात बताई। हमारे मुआशरे में एक से एक गलाजत भरी पड़ी है जिससे मैंने माजी में पर्दा उठाया, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी मैं ये पर्दा उठाता रहूंगा। एक और बुराई है जनाब अली वकार, जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, वो है मुर्गी। मुर्गी बुराई है? चलिए आप ही अपने दिल पर हाथ रख के ये बताइए कि क्या आपने डिफेंस की मुर्गी खाई है? क्या आपने गुलबर्ग की मुर्गी खाई है? हमारे मुल्क का 70% नौजवान गरीब इलाकों की गलाजत भरी मुर्गी, बीमार, लागर, स्टीरॉयड ज़्यादा, टेढ़ी, लंगड़ी, लूली और बैठी हुई लेजी बीमारियों का गढ़ मुर्गी खा रहा है। वो गलाजत से भरी मुर्गी जिसे दुनिया का पता ही नहीं, वो जानती नहीं कि रोशन मुस्तकबिल क्या है, मर्सिडीज लैंड क्रूजर क्या है, उसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। वो मुर्गी है जिसके साथ ज्यादती होती है। स्टीरॉयड ठूस ठूस के मेरे मुल्क के नौजवानों को खराब किया जा रहा है, उनके मैदों को खराब किया जा रहा है, उनको स्टीरॉयड खिला के। मैं इस वक्त अपने नौजवानों से मुखातिब हूं कि जब मैं वजीर आजम बना तो आपको मैं डीएचए की, गुलबर्ग की और अच्छे इलाकों की मुर्गियां खिलाऊंगा। यार इकरार साहब, खान साहब के कट्टे वाले मंशूर के बाद ना मैंने मुर्गी वाला मंशूर पहली दफा सुना है। मोहम्मद अली खान साहब, आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेसिक नीड है, एक आम आदमी की नीड है। अगर वो गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता, एटलीस्ट वो मुर्गी तो अफोर्ड करे। और आप जैसे लोग डिस्करेज करते हैं, इस बात को गलत समझते हैं कि एक आम आदमी को अगर अच्छी खुराक मिल रही है तो भाई आपका क्या जा रहा है इसमें? इकरार, आप वक्त से पहले वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं और हर चीज में सियासत को डाल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या क्या मेरा हक एज एज पाकिस्तानी शहरी, क्या मेरा हक नहीं कि मैं वजीर आजम बनूं? क्या मैं अपने दिल में ख्वाहिश नहीं पाल सकता कि मैं एक दिन वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के अपने मुल्क के गरीब लोगों की जो बुरे हाल हैं उनकी मैं खिदमत कर सकूं? कर लीजिएगा खिदमत। मुझे फिलहाल सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने अपने शो में एक दफ़ा एक प्रोग्राम किया था स्पेशल, जिसके अंदर आपने खुसरों का जनाजा दिखा दिया था। वो क्या चीज़ है? उस याददाश्त को थोड़ा सा दोबारा से ताज़ा कीजिए। ये भी बहुत पुरानी बात है। एक दफ़ा मैं ख्वाजा सराओं के साथ एक प्रोग्राम में गया था, और यकीन जानिए कि मैं ख्वाजा सराओं के साथ 4 साल वहाँ रहा। मैंने उनके उतार चढ़ाव देखे, उनकी तरतीब देखी, उनका कल्चर देखा, उनका रहन सहन देखा। मैंने देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ख्वाजा सरा अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। मैंने ख्वाजा सराओं को बहुत करीब से देखा। ये हमारे मुआशरे का वो बेजान हिस्सा बना दिया गया है कि जिन पे हर कोई अपना हाथ साफ करता है। और मैं वादा करता हूं कि अगर मैं वजीर आजम बना तो इंशाअल्लाह ख्वाजा सराओं की जो मुश्किलात हैं मैं इनका तिया पांचा कर दूंगा। इकरार, 4 साल ख्वाजा सराओं के साथ रहे हैं आप? बल्कि 1-2 दफा तो मैं इनके साथ प्रोग्राम करके भी आया हूं। फॉर द सेक ऑफ तजर्बा, सीखने का अमल सारी जिंदगी रहता है, आपको हर चीज सीखनी चाहिए। इकरार, एक तरफ आप वजीर आजम बनने के लिए पर तोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप ही के चैनल पे काम करने वाले वकार जका
वो भी वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। आप दोनों की आपस में कोई गुफ्तगू हुई? सुनने में आया था कि उन्होंने आपको कहा कि मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, तुम कोई सीएम बन जाना। हाँ, वक़ार ने मुझे पैगाम भेजा, लेकिन वक़ार को मैंने ये कह के मना कर दिया कि वक़ार, मैं सोलो फ्लाइट लेके उड़ने वाला आदमी हूँ और तू मेरे लेवल दा नहीं, अपनी लिमिट में रह, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तेरी तरफ से दी गई वजारत नहीं कबूल, चाहे तू वज़ीर आज़म बने या वज़ीर आला बने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तने तनहा ये जमात अगर मैंने बनाई है तो मैं लोगों की मदद से, इन नौजवानों की मदद से इस जमात को परवान चढ़ाऊँगा और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरी जमात और मेरी जमात से जुड़े हुए जो लोग होंगे वो एक दिन कामयाब होंगे। और मेरी इस जुर्रत पे, मेरी अकेले चलने पे, मेरे फर्म बिलीफ पे, मेरी जाफिशानी बहादुरी की परवानी की वजहानी से एक शेर याद आ गया जो एक शायर ने लिखा था कि तलातुम खेज है मौजे तू पानी को चीर, किनारा वो है वो खड़ा आवाज दे रहा है, वो रुकेगा नहीं वो चीर के दरिया के पास आके। तू किनारे की मौज है एक सरापा है हुस्न की जिबिल्लत की समंदर है, दरिया की गहराई ते गुतगा पेश वो है किनारा, तू चीरता हुआ लबेबा में शीरी। तू आया इतना देर से मैं इंतजार है क्या? क्या? मोहम्मद अली खान, मैंने आपको शेर सुनाया है। यार इकरार, आपको क्या हो गया? किस किस्म की नज़में पढ़ रहे हैं, किस किस्म के शेर पढ़ रहे हैं? ये तो कोई ढंग का शेर भी नहीं था, जिब्रिश थी ये तो। और अब मैं आपको मजीद शेर पढ़ने से रोकने के लिए उस बात की तरफ आना चाहता हूं जो आपसे सियासत करने से मुझे रोकने की कोशिश, शेर पढ़ने से मुझे रोकने की कोशिश, बोलने की वजह से मुझे रोकने की कोशिश। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं अब चल पड़ा हूं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती, मैं बस चल पड़ा हूं। इकरार, मुझे ये बताइए, वो पर्सनल सवाल जो आपसे हर पॉडकास्टर, हर बंदा पूछ लेता है, हर जगह के ऊपर आप बात करते हैं, उसका जवाब दे दें। सब पूछते हैं, आप भी पूछिए। जब आपकी एक शादी कामयाब चल रही थी, आपकी बेगम आपके साथ थी, आपकी उनसे एक औलाद भी थी, तो आपने दूसरी शादी क्यों की? बहुत अच्छा सवाल, अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है और मैं बरमला इसका जवाब देता हूँ। मैंने दूसरी शादी इसलिए की कि मुझे तीसरी करनी थी और तीसरी तब होती है जब आपकी दूसरी शादी हो। आई होप आपको मेरे जवाब से तसल्ली हो गई होगी। तो इकरार, अब मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि आप तीसरी शादी क्यों करना चाहते थे और आपने तीसरी शादी क्यों की? मोहम्मद अली खान, आप इसका पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे। आप सोचिए कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और मेरी 3 शादियां होंगी तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में, तारीख में ये बात लिखी जाएगी मेरे भाई, तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि जब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो इस कौम को 3 फर्स्ट लेडीज़ मिलेंगी। 3 फर्स्ट लेडीज का हमने क्या करना है? तो ठीक है, अगर आपको 3 नहीं कबूल तो मैं 4 कर देता हूँ। यार इकरार, ये फर्स्ट लेडीज वाली तो मुझे समझ नहीं आई। ये तो वजीर आजम बनेंगे तो होगा ना। क्या जाहिलों वाली बात कर रहे हो मोहम्मद अली खान? अगर मैं वजीर आजम बना या ना बना वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो देखो कम से कम मुझे 3 वोट तो मेरे घर के पड़ जाएंगे ना। इकरार, वजीर आजम अभी भी हैं, उससे पहले भी बहुत से वज़राए आजम गुजरे हैं। कोई आपकी तकरीर को खातिर में क्यों लाएगा? आपकी तकरीर सुनेगा भी क्यों? मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। आपको पता है कि मैंने जो काम किया है न्यूज़ इंडस्ट्री में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो जो मैंने सीखा है इन 18-22 सालों में, कि आप कोई भी चीज़ स्क्रीन पे एक ब्लर करके तस्वीर लगा दें और उसके नीचे लिखें कि 18 साल से कम के लोग ये ना देखें, यकीन जानिए कि बहुत सारे नौजवान वो लाजमी देखेंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पार्टी का नाम भी सिर्फ बालगों के लिए रख दूँ। भाई यार मेरी पार्टी में आजा, मैं वादा करता हूं, चल पहला वजीर आजम तू ही बनना। और मेरी इस हिम्मत पे मैं खुद पे मुझे एक शेर याद आ गया जो एक शायर ने लिखा था कि जब तलातुम खेज मौजें हों तो तकदीरें हैं तेरी भी, मैं तेरे साथ दरिया का किनारा देख रहा हूं, तुम मौजों के चीरते हुए आगे बढ़ रहे तो मैं क्या है। यार अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, करें। और इसी बात पे मुझे अपने पे एक शेर याद आ गया। किसी शायर ने मुझ पे लगता है कि मुझ पे ही ये शेर लिखा था कि तलातम खेज है मौजें तू चीर पानी को, दरिया को बहा के देख किनारा दूर है तो आजा करीब। मैं भी यार
यार यार हंस पड़ते हैं। यार मैं कंट्रोल नहीं हो रहा ना। तो जिस तरह से मैं अकेला तने तनहा इस जमात को बना के जुर्र फिशानी की दिफानी से जो चल दोबारा पे ही लिखा था कि तलातुम खेज है मौजे तू दरिया को चीर के पार चल किनारा वो है दूर तेरा क्या है वो तुझे आवाज दे रहा है तू वहां पहुंचेगा वहां पे तेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। यार ये शेर क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा? अरे हाय एक मिनट दोबारा। और मेरी इसी जान फिशानी की वजह से और मेरी इसी जुर्रतमंदानी की फिशानी की बरवानी से मरवानी से नहीं वो नहीं बोल। तलातम खेज है मौजें तू चीरता हुआ चल इनको दरिया के किनारा पास है वो तुझे देख रहा है वो तुझे आवाज बोले यहाँ से ही बोले। यार मुझे नहीं आ रहा यार मुझसे नहीं होगा। तलातुम खेज है मौजें आजा तलातुम खेज है मौजें तू पानी को चीर कजू है ये कौन? सुल्तान ये एक्सप्रेशन ले ले भाई यार यार ओए मेरे अल्लाह अकबर। चल सब वो तरो तेग पेशे पोख देख नहीं सब कि वो तरो तेग पेशे पोग वो देख रहा तुझे वो आया साहिल के किनारे की जबल्लत की चीरे है दरिया के पार है पेखे खमशखू अजगुबा टूट रही है वो फूट के रो रही है। अब आप हंसे हो यार। आई कंट्रोल वेरी कसम से लंबा कर रहे हैं यार चल लेने। वो तुझे देख रही है वो तुझे देख रहा है तू इतना लेट दोबारा वो तुझे देख रहा है तू वहां अभी पहुंचा है ये क्या हो रहा है टाइम की वक़्त की कदर से जमाना है हो करें सही करें तू ये है वो क्या है? क्यों हंस पड़ते हैं कसम यार मुझसे नहीं हो रहा ना। नहीं मैं नहीं हो रहा मुझसे। मैं सीरियस कि शायर ने शायद मुझ पे ही ये लिखा था कि तलातम खेज है मौजें तू पानी को चीर के दरिया चीर के तुझको किनारा देख के वो तुझे वहां खड़ा हुआ शेर लिखा होगा कि तू तन्हा है तलातम को खेज मौजें चीर तू किनारे पे वो खड़ा तुझे आवाज दे रहा है वो भाई वो भाई किधर जा रहा है? यार आप हंस रहे हो भाई। यार आपने आप हंस जाते हो चेंज कर दिया आप हंस जाते हो आपने चेंज कर दिया ना इस दफा। एक मिनट अच्छा मैं अब्रप्ट जा रहा हूं चलो दोबारा।